हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू पाई अकेडमी। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को शुरू कर चुके हैं और हम गैल्वेनिक सेल पढ़ रहे थे। गैल्वेनिक सेल जब बन जाती है तो उसका एक वोल्टेज होता है कि कितना वोल्ट की हमने सेल बनाई है। तो उस वोल्टेज को फाइंड आउट करने के लिए या उसको समझने के लिए हमें कुछ बेसिक टर्म का जानना जरूरी है। तो आज की क्लास में हम उन्हीं बेसिक टर्म के बारे में बात करने वाले हैं। तो आज हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि जो सेल का वोल्टेज है वो उसका रास्ता इन्हीं बेसिक टर्म से होकर जाता है। आइए शुरू करते हैं आज की क्लास। सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मीनिंग क्या है? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझो कि ये मेरे पास एक कंटेनर है और यहाँ पर एक इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन फिल है और स्टार्टिंग में यहाँ पर जो है ये जो रोड है वो मेरे पास में बाहर है। इसका मतलब यहाँ पर अभी पोटेंशियल जो है पूरा सेम है। लेकिन जैसे ये रोड को मैं यहाँ पर इंसर्ट करता हूं तो यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है। उसी केमिकल रिएक्शन की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। उसी पोटेंशियल डिफरेंस को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब सवाल उठता है कि ये पोटेंशियल डिफरेंस किस किस के बीच का है? पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रोड और इसी के जो आयंस यहाँ पर रिएक्शन की वजह से आए हैं तो उन दोनों के बीच का डिफरेंस है। ओके, सो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इज नथिंग बट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द इलेक्ट्रोड्स एंड इट्स आयंस प्रेजेंट इन द सॉल्यूशन। ठीक है, अब ये बताता है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का एप्लीकेशन क्या है या इससे हमें क्या पता चलता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू हमें ये बताएगी कि कोई मेटल जो है वो इलेक्ट्रॉन को लूज करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है या इलेक्ट्रॉन्स को गेन करने में ज्यादा इंटरेस्टेड है। मतलब ये टेंडेंसी बताती है ऑक्सीडाइज होने की या फिर रिड्यूस होने की। ठीक है, और हम नॉर्मली क्या होता है इसको स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको ऑब्जर्व किया जाता है। तो पहले समझेंगे कि स्टैंडर्ड कंडीशन का मतलब क्या होता है। तो जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम वहां पे जो है ऑब्जर्व करते हैं तो अगर वहां पर टेम्परेचर की वैल्यू वो जो है 298 केल्विन है और जो प्रेशर है वो वहां पर 1 atm है और जो आयंस हमारे पास में है तो वो मेरे पास में यहाँ पर कंटेनर के अंदर जो आयंस होंगे उनकी कॉन्सेंट्रेशन अगर 1 मोल पर लीटर है तो इन तीनों को मिलाते हुए कंडीशंस बनती हैं, उनको बोला जाता है स्टैंडर्ड कंडीशंस। अच्छा, स्टैंडर्ड कंडीशन पे इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यानी कि SEP कहा जाता है। ठीक है, तो ये सब हमारे पास जो था इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में था। आगे जाके हम पढ़ेंगे अभी कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप्स कितने होते हैं। तो 2 टाइप्स हैं। फर्स्ट टाइप का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है दैट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। मतलब ये है कि अगर ये जो मेटल की रोड है ये जब मैंने यहाँ पे डिप की और इस मेटल की रोड का नेचर अगर ऑक्सीडाइज होने का है, मतलब मान के चलो कि मेरे पास में मेटल थी और उसके यहाँ एटम्स हैं सॉलिड फॉर्म में। जैसे यहाँ पर डिप की तो एक रिएक्शन स्टार्ट हो गई है और यहाँ पर हुआ इसका ऑक्सीडेशन एंड इलेक्ट्रॉन्स ने लूज किए हैं। एग्जांपल के तौर पे आप ऐसे मान सकते हैं कि मेरे पास में यहाँ पर जो है जिंक मेटल है, जिंक आपके पास में है तो जिंक की मेटल में जिंक के एटम होंगे। जैसे आपने इसको डिप किया वहां पर एक रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और जिंक के एटम जो है वो जिंक के आयन बन जाएंगे बाय डोनेटिंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ये इलेक्ट्रॉन जो है ये इसी रोड पे रह जाएंगे। ठीक है, एग्जैक्टली होता क्या है कि जो चार्ज का ट्रांसफर है या ये चार्ज का सेपरेशन या फिर कहो कि पोटेंशियल डिफरेंस जो है वो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से आता है। तो अगर मेटल का टेंडेंसी या मेटल का नेचर जो है वो ऑक्सीडाइज होने का है तो उसकी वजह से जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डेवलप होगा उसी को कहेंगे हम ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। ओके, और इसकी वैल्यू जो यहां पर आएगी वो बताएगी कि कोई सब्सटेंस जो है वो कितना आसानी से इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट हमें देखना है कि जब ये रिएक्शन हुई है और वहां पर एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हुआ है उसको हमने बोला है ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। जिसको हम कैसे रिप्रेजेंट करें तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से रिप्रेजेंट करते हैं और यहां पर क्योंकि ऑक्सीडेशन हो रहा है तो सफिक्स में नीचे यहां पर हम M से और यहां पर जो है Mn प्लस के फॉर्म में लिख देंगे। ये जो लाइन है वो एनोड को शो करती है। ठीक है, सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। और अगर इसी चीज को हम स्टैंडर्ड कंडीशन पे समझेंगे तो जो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है वो स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहलाएगा और उसका जो रिप्रेजेंटेशन है बस कुछ नहीं करना, ऊपर जो आपने लिखा था M से Mn प्लस फॉर्म हो रहा है यहां पर आपको एक नोट लगाना है। ये नोट जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस को शो करता है। ओके, सो दिस वाज द ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। नेक्स्ट जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का टाइप है वो है रिडक्शन पोटेंशियल। ये हमारे पास में कोई दोबारा से कंटेनर है, इसके अंदर कोई इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन हो सकता है और ये मेरे पास में एक इलेक्ट्रोड था और मैंने यहाँ पे इसको फिर दोबारा से डिप किया। अब एग्जैक्टली हुआ क्या है, यहाँ पर सॉल्यूशन से जो मेटल के आयन है वो यहाँ पर जाकर रिड्यूस हो रहे हैं। मतलब मेटल का जो नेचर है वो यहाँ पर इस बार वो रिड्यूस होने का है, मेटल के आयंस यहाँ पर रिड्यूस हो रहे हैं और इसी मेटल के ऊपर जाकर डिपोजिट हो पा रहे हैं।
सो यहाँ लिखा है कि Mn प्लस के आयन से n इलेक्ट्रॉन को गेन किया और यहाँ पर वो मेटल बन गए हैं। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास में कॉपर के आयन है, एक्वस फॉर्म में है, इलेक्ट्रॉन अगर उनको मिल जाएंगे तो वो उनको गेन कर लेते हैं और कॉपर के एटम यानी सॉलिड फॉर्म में बनकर इसी जो रोड है इसी के ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। तो क्योंकि यहाँ पर रिडक्शन हुआ है और इसी रिडक्शन की वजह से एक पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो गया है, इसी को हमने बोला है रिडक्शन पोटेंशियल। ये इसकी जो वैल्यू है वो बताती है कि कोई सब्सटेंस जो है या कोई आयन जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करने में कितना ईगर है, कितना इंटरेस्ट शो कर रहे हैं। और रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, देखो इसका रिप्रेजेंटेशन के लिए मैं बता चुका कि इलेक्ट्रो पोटेंशियल को ई से रिप्रेजेंट करते हैं और सफिक्स में यहाँ पर Mn प्लस लिखेंगे और ये कैथोड का साइन है और ये यहाँ मेरे पास में M मतलब सॉलिड फॉर्म में रिड्यूस हो गया है, आयन जो है वो मेटल में रिड्यूस हो गए हैं। और यहाँ पर अगर स्टैंडर्ड कंडीशन पे इसको ऑब्जर्व किया तो इसी को हम बोलते हैं SRP। और रिप्रेजेंटेशन के लिए आपको पता है कि यहाँ पर आपको नोट लगा देना है। सो दिस विल बी Mn प्लस से ये मेरे पास में M बन गया है और नोट यहाँ पर स्टैंडर्ड कंडीशन को बता रहा है। सो ये हमने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के टाइप समझे। फिर यहाँ पर थोड़ा सा IUPAC का रोल आता है। IUPAC बोलता है कि किसी भी मटेरियल के लिए, जैसे ये मेरे पास में मार्कर है, ये हो सकता था इसका नेचर ऑक्सीडाइज होने का हो या हो सकता है इसका नेचर रिड्यूस होने का हो, ये दोनों कंडीशन को शो कर सकता है। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो किसी भी मटेरियल के लिए जो SRP की वैल्यू होती है वो SOP के इक्वल होती है, बट लेकिन उनका नेचर अपोजिट होता है। एग्जाम्पल के तौर पे जैसे मेरे पास में जिंक है, तो अगर हम ये माना कि जिंक जो है वो ऑक्सीडाइज होने का नेचर है लेट्स से, और उसके अकॉर्डिंग हम उसका SEP निकाल रहे हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट कर रहे हैं, तो तब जो मुझे वैल्यू मिलती है वो मिलती है पॉजिटिव में 0.76 वोल्ट। ये जो है उसका SOP है। लेकिन अगर मैं मान चुका कि Zn जो है वो रिड्यूस होने का टेंडेंसी ज्यादा शो करता है, तो तब ये मुझे वैल्यू माइनस में मिलती है और वो वैल्यू है 0.76 वोल्ट माइनस में, और ये इसका जो है मेरे पास में SRP होता है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। तो मैग्नीट्यूड तो सेम है, बस नेचर ही वहां पर अपोजिट हो गया है। इसका मतलब SRP और SOP जो है वो दोनों आपस में मैग्नीट्यूड वाइज तो इक्वल है, लेकिन नेचर वाइज बिल्कुल क्या है, अपोजिट है। तो इस तरीके से कि जो साइंटिफिक वर्ल्ड है उसमें केओस ना हो, उसमें हंगामा ना हो, इस चीज को अवॉइड करने के लिए IUPAC ने एक हल्का सा एक नॉर्म बनाया और वो कहा कि अगर किसी भी मटेरियल का आपको SEP फाइंड आउट करना है तो SEP का मतलब अब से जो है SRP से हो गया है। SOP हैज नथिंग टू डू विद द SEP नाउ। ठीक है, तो अगर SEP किसी भी मटेरियल का आपसे पूछेगा तो आपको वहां पर SRP फाइंड आउट कर देना है ना। मतलब हमारा जो लियो है वो अब SRP है। नेक्स्ट जो है बेटा, हमने अभी कहा था कि अलग अलग इलेक्ट्रोड का अपना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा, तो अब ये जब हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करना सीख चुके, अब आगे क्या स्टेप है, अब इन्हीं की हेल्प से हम पूरी सेल का वोल्टेज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। इसी वोल्टेज को हम कहते हैं EMF, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, शॉर्ट में कहा जाता है E ऑफ सेल, EMF ऑफ द सेल। तो E ऑफ सेल जो मेरे पास में यहाँ पर आएगा, और क्योंकि हम अभी बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड कंडीशन के लिए तो यहाँ नोट में लगा चुका। सो एक सिंपल सा फॉर्मूला आपको याद रखना है कि जो कैथोड है उसका जो SRP है, मतलब यहाँ पे मैं RP ले रहा हूँ, उसमें से माइनस करना है आपको जो एनोड का SRP है या RP है, उसको माइनस करना है। तो इस वे में जो पूरी सेल आपने बनाई है उसका जो EMF है या E नोट ऑफ सेल है या सिंपल लैंग्वेज में वोल्टेज है वो आप निकाल सकते हो। अब हमें यहां से कैसे पता चलेगा कि किसको बनाए एनोड और किसको बनाए कैथोड, ये थोड़ा सा आपको याद रखना है। वो इलेक्ट्रोड जिसके SRP की वैल्यू हमारे पास में हाई होती है, हाई SRP जो है वो हमारे पास कैथोड की तरह काम करता है, और वो इलेक्ट्रोड जहां पर SRP की वैल्यू जो है वो लो गिविंग है तो वो वहां हमारे पास में एनोड का काम कर रहा होता है। तो इस तरीके से हम एनोड और कैथोड की पहचान भी कर सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मुझे एक क्वेश्चन सोल्व करना है, तो यहाँ पे कहता है कि एक सेल है उसका EMF आपको स्टैंडर्ड कंडीशन पे फाइंड आउट करना है, और वहां पर जो दो हाफ सेल्स हैं उसमें कॉन्सेंट्रेशन दी है ZnSO4 की और CSO4 की, वो 1m है। 1m है तो मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन है। कुछ वैल्यूज आपको गिवन है, ये Zn2 प्लस से Zn बना है तो ये जिंक का SRP है, ये Cu2 प्लस से Cu बना है, ये कॉपर का SRP है। आपको पूरी सेल का EMF फाइंड आउट करना है। तो बेसिक्स का फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कि E नोट ऑफ सेल जो होता है वो E नोट ऑफ कैथोड माइनस E नोट ऑफ एनोड, ये सारी वैल्यू जो है
वो सारा SRP में है। सो कैथोड, इन दोनों वैल्यू को ऑब्जर्व करो, ये वैल्यू ज्यादा है, जो वैल्यू ज्यादा होती है वो कैथोड वाली होती है, यानी कि यहाँ पर क्या आएगा 0.34 आएगा। ये माइनस यहाँ पे था, इसकी खुद की वैल्यू में माइनस है, तो ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और यहाँ पर 0.76 आएगा। इन दोनों को आपने ऐड किया तो 1.10 वोल्ट आपका फाइनल आंसर होगा। तो ये हमारे पास में एक सिंपल सा बिल्कुल क्वेश्चन था, इसमें हमसे सेल का EMF फाइंड आउट करने के लिए कहा था एट स्टैंडर्ड कंडीशंस। सो आई होप ये छोटा सा टॉपिक आप समझ पाए, और सेल का EMF हम कैसे फाइंड आउट करते हैं वो भी आपने सीख लिया है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।